नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जैसे कि आरओ के लिए पेड ग्रुप्स हमारे स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए। और यहाँ पे जो हमारी पेड क्विजेज हैं उसकी वीडियो जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट की है यूट्यूब पे, उसका सेकंड वीडियो देखेंगे यहाँ पे। ठीक, लगभग 50 क्वेश्चंस हम पर वीडियो में देखते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं। और चूंकि आपका एग्जाम ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है तो बहुत सारे फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट है आपको, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो किया करिए। जो इसका सिलेबस लास्ट एग्जाम में था अभी उसको ही आधार बना करके, और नेक्स्ट वैकेंसी में भी लगभग सिलेबस वही ही होने वाला है, तो उसको आधार मान के हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज़ को फॉलो करिए, आपको यहाँ पे काफ़ी फायदा होगा इससे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। कहा गया है कि निम्नलिखित में से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स, जैसे इंडिया में आप जो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे तो उसी में से एक धारवाड़ रॉक सिस्टम है, जो कि जैसे चट्टानों के प्रकार होते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। ठीक, इनिशियली जो इसका एग्जामिनेशन हुआ था कर्नाटका में, धारवाड़ के रीजन में। ठीक है, इसी वजह से इसको धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से देखेंगे तो जैसे आयरन ओर, मैंगनीज, लेड, ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अब मुख्य रूप से जो इसके इंडिया में एरियाज हैं तो यही आपका जैसे कर्नाटका का रीजन हो गया, कुछ अरावली माउंटेन रेंजेस में है, छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में है। ठीक है, और कुछ हिमालय का रीजन दिल्ली में है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उसी में से सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो जो ये रॉक्स मतलब जो एक अबंडेंस है वो कहाँ पे है, तो चित्रदुर्ग और शिमोगा में है ना, ऑप्शन बी। इसका एक बार जो है रॉक्स का मैप सर्च करके देख लीजिएगा कि कौन सी रॉक कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको एक बेसिक आइडिया वहाँ से भी लग जाएगा। इसमें देखें किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था। एंशिएंट टाइम्स में एक सिल्क रूट होता था, चाइना से लेकर के इंडिया, इधर देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, पाकिस्तान से होते हुए इधर मिडिल ईस्ट वगैरह में जाता था, जिसमें मुख्य रूप से सिल्क का ट्रेड होता था। तो उसी में यहाँ पे वर्तमान जो पाकिस्तान है उसका ये इसको मैप में देख लीजिएगा, जो ये खैबर पख्तूनवा वाला रीजन है वहाँ पे खैबर पास है। ठीक, तो ये मुख्यतः सिल्क रूट में आता था। ये जो पहाड़ी दर्रा है खैबर, ये ऑप्शन ए। नीलगिरी पर्वत का उच्चतम शिखर कौन सा है। साउदर्न इंडिया में देखेंगे नीलगिरी माउंटेन्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये डोडा बेटा है। इसकी जो एलिवेशन है लगभग 2600 प्लस मीटर्स की है। ठीक, तमिलनाडु स्टेट में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है। तो लार्जेस्ट सलाइन लेक, जो कि इनलैंड कह सकते हैं आप, है ना, मतलब कोस्टल एरिया पे नहीं है, तो ये कौन सी है, सांबर लेक। कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट है अष्टमुडी तथा वेम्बनाड झीलें जो हैं किस राज्य में स्थित हैं। तो ये दोनों फेमस लेक्स हैं केरला में। वेम्बनाड को शायद आप जानते हो कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था लास्ट इलेक्शन में। नेक्स्ट है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ठीक है, यूनिट्स होती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को मापने की, इसकी लिस्ट पढ़िएगा प्लीज़। तो क्यूसेक में मापते हैं ये आपका जो है किसी रिजर्वायर में मान लीजिए वाटर है और उसको वहाँ से रिलीज़ किया गया, तो जो वो फ्लो ऑफ वाटर होगा ना उस चीज़ को मापा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन की घटनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, कई सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे आप, जैसे मॉन्ट्रियल वगैरह। ठीक, तो इसी की जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये हमारे किस लेयर में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और इसकी जो मोटाई नापने की यूनिट होती है वो डॉप्सन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना एयर प्रेशर है उस चीज़ को मेज़र किया जाना होता है अगर, तो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, यहाँ पे बैरोमीटर था नहीं, तो डी विकल्प को चुनेंगे।
आगे देखें, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है। बारिश का सीजन ऑलमोस्ट आ गया है, आप देखेंगे बारिश की जो बूंदें हैं आपको गोल प्रतीत होती हैं, ठीक। तो इस बूंद का गोल होने का रीज़न होता है जो सरफेस टेंशन होता है ना, पृष्ठ तनाव, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। देखिए, प्रकाश की गति या ध्वनि की गति, इन सब से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसी क्रम में है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मिनिमम इसमें से किस सब्सटेंस में होगी। तो देखिए, इसका जो स्पीड का क्रम होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो सबसे ज़्यादा होती है वो वैक्यूम यानी कि निर्वात में होती है, जहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है, ठीक। उसके बाद एयर में, उसके बाद जो है लिक्विड में, और सबसे लास्ट में सॉलिड में। सबसे कम स्पीड सॉलिड में होगी। तो सॉलिड इसमें क्या है हमारा, ग्लास है ना, कांच। निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। तो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में जब आप ये अलग अलग समय काल के बारे में पढ़ेंगे तो चालकोलिथिक एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे लोगों ने मेटल का यूज़ करना स्टार्ट किया, और इसके पहले जो स्टोन से बने हुए टूल्स यूज़ करते थे, तो स्टोन टूल के साथ मेटल से बने हुए टूल्स भी अब यूज़ करने लगे, ठीक है। उस काल को आप चालकोलिथिक साइट्स के मतलब एज के नाम से जानते हैं, और वैसे स्थल जिनकी कह लीजिए खोज हुई धीरे धीरे, उनको हम चालकोलिथिक साइट कहते हैं। तो राजस्थान में यहाँ पे अगर हम इन विकल्पों में देखेंगे तो गणेश्वर जो डी विकल्प में लिखा है ना, ये हो जाएगा विकल्प डी, ठीक। साउथ ईस्टर्न पार्ट राजस्थान का देखेंगे वहाँ पे है ये। और इसके अलावा जैसे आहार, गिलुंड, बालाथल है ना, ये सब जो साइट्स हैं ये मतलब राजस्थान से संबंधित है। और यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे जो ये मतलब इनके जो टूल्स थे है ना चालकोलिथिक साइट के, वो इन सब साइट से मिले हैं हमें। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। तो ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको देखा करिए। फलक का मतलब होता है इंग्लिश में जैसे हेवन, ठीक। तो इस टर्म से रेफर किया जाता है जो मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया के रेफरेंस में, ऑप्शन बी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं उसमें से जो वर्तमान गुजरात है वहाँ पे है लोथल, ठीक है, मतलब था लोथल। तो यहाँ से मिला था आपको जो है एक निकास नाली से के साथ जो फर्श वाला कह लीजिए 12 स्नान गृहों का एक समूह, ठीक, बाथरूम्स थे, और वो नालियों से काफ़ी वेल ट्रेंड कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट जो नियोलिथिक टाइम पीरियड हमारा हुआ, उसके रीजन में देखेंगे सब तो जो काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस की जाती थी मेहरगढ़ में, है ना। वर्तमान में ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में देखेंगे, जो बलूचिस्तान का रीजन है वहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की, ठीक। तो जैसे कि बुद्धिस्ट और जैन्स के रेफरेंस में आप कई सारे केव्स पढ़ेंगे जहाँ पे ये निवास करते थे, और जैसे विहारों का निर्माण होता था, ठीक है। इन चीज़ों को देखिएगा तो खारवेल शासक जैसे हुए जो, ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने जैनों के लिए जो केव्स का निर्माण करवाया, ठीक। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ये आपका जो है उदयगिरी हिल्स में आप देखेंगे उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ पे जो केव्स बनवाई गई जैन मॉन्क्स के लिए, और इसमें देखेंगे लगभग 18 केव्स का ये ग्रुप है, ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। एक एंशिएंट पुस्तक लिखी गई अष्टांग हृदय, ठीक है, तो इसका संबंध इसमें से किस विषय से है, और इसके लेखक जो है वाग्भट्ट थे, ठीक। तो ये आयुर्वेदा से संबंधित पुस्तक है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प किस काल से संबंधित है। तो देखेंगे एक रॉक कट एलिफेंट बनाया गया, ठीक है, धौली स्थल पे, ठीक है, जो वर्तमान उड़ीसा में है। एंशिएंट टाइम पीरियड में देखेंगे तो मौर्यन पीरियड से संबंधित है, ठीक है, और ये आपका उस समय ये जो रीजन है कलिंगा के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, और अशोकन टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। तो अराउंड जो है 1611 AD में ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने मसूलीपट्टनम में जो है अपना फर्स्ट फैक्ट्री जो है लगाया था। भारत में अंतर राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक। तो ये सबसे पहली बार 1990 में इसकी स्थापना हुई। और जरा ये पढ़ लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 263। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, ठीक। ग्रांट इन एड्स इन द फॉर्म ऑफ, जैसे टैक्स डिवोल्यूशन हो गया है ना, या और भी अन्य जो मॉनेटरी बेनिफिट्स केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए जाते हैं, इसका प्रावधान आर्टिकल 275 में है,
अब इसमें इंग्लिश में देखिए एंटोनिम बताना है, जो वर्ड हमारे पास है नोवेल, ठीक। तो जैसे अभी 2020 में कोविड पैंडमिक आया तो उसके वायरस के लिए कहा जाता था ना कि नोवेल कोरोना वायरस है, तो ये नोवेल का एक अर्थ होता है नया, ठीक है, या जो है कह लीजिए एकदम से सबसे अलग, एक प्रकार से असाधारण, ठीक। वहीं इसके विपरीत हो जाएगा बेनल, ठीक, इसका मतलब होता है साधारण, है ना, तुच्छ या फिर पुराना। अब फिर से इसमें एंटोनिम ही बताना है, वर्ड हमारे पास है हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब होता है कि जैसे सौहार्दपूर्ण कोई चीज़ हो, ठीक है। वहीं इसके विपरीत हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट, है ना, इसका मतलब होता है असंगत, है ना, या प्रतिकूल। फिर से सिनोनिम ही बताना है, वर्ड हमारा है मिस्टिक, है ना। मिस्टिक का मतलब होता है कि जैसे आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो, है ना, जिससे आपकी वो मतलब पर्सनालिटी को इन्हांस करता हो, ठीक है। तो उसके लिए एडमायरेबल क्वालिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि आपकी वो चीज़ आपको सराहनीय बना रही है। सिनोनिम फिर से देखेंगे, वर्ड हमारा है फ्रैंटिक, है ना। फ्रैंटिक का मतलब होता है कि जैसे काफ़ी जोशपूर्ण आप हो, है ना, उत्तेजित हो किसी कार्य को करने के लिए, तो उसी का सिनोनिम हो जाएगा एक्साइटेड, इसका भी मतलब वही होता है। नेक्स्ट वर्ड है फिर से एंटोनिम अब आ गया है यूनिटी के लिए, है ना, इसका मतलब हो जाएगा एकता। और डिस्कॉर्ड मतलब कि आप एक मत नहीं हैं, अलग अलग हैं। इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखा करिए, ये भी चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, ये सी विकल्प गलत है ना। माइट एक वर्ड होता है, MIGHT, ठीक, इसका मतलब होता है ताकत, ठीक है, या कह लीजिए आपका कितना बल है, ठीक है, उस रेफरेंस में यूज़ होता है। बाकी के विकल्प ठीक हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लेजी, ठीक है। लेजी का मतलब आलसी, काम ना करने वाला। वहीं इसका विपरीत हो जाएगा, एंटोनिम था ना, तो ये हो जाएगा आपका डिलीजेंट, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी, है ना, मेहनती। एक सेंटेंस है इसमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको देखना है, सुनीता ऑलवेज वियर्स, अब यहाँ पे डैश क्लोथ्स, तो सुनीता ऑलवेज वियर्स, इसमें से अब चूंकि एक ही जैसा साउंड करने वाला वर्ड है तो ये एग्जैक्ट वर्ड होता है डिसेंट, है ना। डिसेंट का मतलब होता है कि जैसे सभ्य, है ना, या शालीन, अच्छा, ठीक है, उस तरह के कपड़े सुनीता पहनती है। आगे देखिए, मगही किस भाषा की बोली है, ठीक है। तो देखिए मगही मुख्य रूप से जो ये हम ऐसे समझे, अगर इंडिया को देखें तो इधर बिहार का जो ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ की भाषा है, यहाँ पे बोली जाती है मुख्य रूप से। और मगही से ही देखेंगे तो जैसे भोजपुरी या अन्य जो भाषाएं हैं ये सब मिलती जुलती हैं इसी से, तो ऑप्शन यहाँ पे बिहार को चुन लेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, ठीक है, तो इसको माना जाता है संस्कृत। इसमें देखिए हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है। तो आयोगवाह या फिर अयोगवाह, ये दो चीज़ें होती हैं, जैसे ये बिंदी लगाते हैं ना, अंग और अह, ठीक, तो इनको कहा जाता है अयोगवाह। तो यहाँ पे हम देखिए जैसे सी विकल्प को चुन लेंगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों चीज़ें हमारी ना तो स्वर के अंतर्गत आती हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ये जैसे कि स्वर के अंत में इसको लगाते हैं तो ये वहाँ पे इसका जो एक एक्सटेंशन कर देता है उस वर्ड को एक प्रकार से, ठीक। तो इन्हीं दोनों को अयोगवाह कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। अब है कि इसमें से कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो कंठ ध्वनियाँ हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसे व्यंजन की ध्वनियाँ जो निकल रही हैं जिसके उच्चारण में जब आप उसको बोल रहे हैं तो जीभ का जो पिछला हिस्सा है उससे तालु का स्पर्श होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में क, ख और ग, घ, ठीक है, ये हो जाएंगी कंठ। तो यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य में भी चार चीज़ें हैं, ट, ठ, ड और ढ। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ड और ढ, ठीक। इसमें अघोष वर्ण कौन सा है ये बताना है। तो दो प्रकार के और ये क्लासिफिकेशन होते हैं हिंदी में, घोष और अघोष। तो घोष का अर्थ होता है जैसे कह लीजिए गूंज, है ना, गूंज या नाद, ठीक। तो जिसके उच्चारण में, ऐसे वर्णों के उच्चारण में जो ऐसे गूंज होती है, ठीक है, उसको घोष कहेंगे। और अघोष में, है ना, ऐसे गले में हमारे कंपन नहीं होगा तो उसको अघोष कहेंगे। तो अब यहाँ पे जो स हो जाएगा ना, ये अघोष में आएगा। इनके सारे एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा। अब निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। ट वर्ग में जो आने वाले हमारे व्यंजनों को देखेंगे तो ट, ठ,
ड ढ ड़ ये सब आएगा, घ नहीं होगा ना। इसमें शुद्ध वर्तनी चयन करना है, जैसे अभी हमने ऊपर इंग्लिश में स्पेलिंग को देखा था। तो उन्नति शब्द है हमारा, सी जैसे लिखा है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी फिर से देखनी है, वर्ड हमारा है अन्वेषण, ठीक है, तो विकल्प ए के तरीके लिखा जाता है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। शुद्ध वर्तनी फिर से देखनी है, वर्ड हमारा है कुमुदिनी, है ना, तो ये भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है। जैसे एक पुष्प को रेफर किया जाता है, जैसे इंग्लिश में उसको लिली कहते हैं ना आप, उसके रेफरेंस में। अब इसमें देखें कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं कुछ। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो कंप्यूटिंग के रेफरेंस में आप देखते हैं कि जैसे बाइनरी डिजिट्स में 0 और 1 के रेफरेंस में डेटा को जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं, तो वहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज की जो यूनिट होती है वो बिट होती है, ठीक। तो अब बिट से आगे बढ़ेंगे तो 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है, ठीक। फिर जैसे अब 8 बिट्स हो जाएंगी तो वो 1 बाइट हो जाता है ना, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। फिर जैसे किलो बाइट होता है, फिर मेगा बाइट, गीगा बाइट, ऐसे। इसकी पूरी लिस्ट एक बार देखिएगा प्लीज़। देखिए अभी बताया आपको कि जो 2 अंक यूज़ होते हैं कौन से, 0 और 1, तो वही है कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंड करती है वो कौन से अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए। यूपीएस जो हमारे पहले कंप्यूटर्स को पावर देने का सप्लाई काम करता था, जैसे डेस्कटॉप अभी भी हम जो यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब है कि कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जहाँ पे जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह जिस पोर्ट में लगाते हैं, है ना, तो उस पोर्ट को इस नाम से रेफर किया जाता है, और यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट पूछी जाती है। तो जैसे आजकल आपके पास मोबाइल भी होगा टच स्क्रीन का, तो आप किसी भी चीज़ को टच करके इनपुट दे रहे हैं ना, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर में अंकगणितीय और तार्किक गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा सीपीयू के जो यूनिट्स हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से स्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर्स में देखेंगे परमानेंट और ये टेम्परेरी मेमोरीज की भी जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़नी होगी आगे। तो यहाँ पे जो रोम टाइप की मेमोरीज हैं ये परमानेंट नेचर की होती हैं, वहीं जैसे रैम होता है, ठीक है, वो हमारा टेम्परेरी में आ जाएगा। तो इसमें तो तीनों ही हो जाएंगे। CPU यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी एक्सेस है? तो फास्टेस्ट जो हमारा मेमोरी एक्सेस CPU करती है वो कैश मेमोरी को करती है। इसको फैक्ट के तरीके प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है नहीं और एग्जाम में भी फैक्चुअल चीज़ें ही पूछी जानी है। नेक्स्ट है कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लैश ड्राइव जो है आपकी ये पेन ड्राइव जो होती हैं, है ना, इसके रूप में आप जान सकते हैं। इसमें कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर्स के रेफरेंस में जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हैं, तो हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क यानी CD DVD जो होती थी, और फ्लॉपी डिस्क पहले होता था, इसके अलावा पेन ड्राइव जैसे हो गया, ठीक है। स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देख लें और जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको बताइएगा। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।